प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ाई बाद में शुरू करेंगे। पहले मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ऐसी है कि आप लोगों को बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारा प्रश्न है आपके दिमाग में। प्रश्न ये है कि पहली बात ये है कि व्याकरण जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने कहा कि पुष्पांजलि किताब आपके पास है, वो चल रही है और मेरे पास वो किताब नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि वो किताब कहीं से भी लेकर या नहीं तो फिर ख़रीद कर मैं उसी से आपको पढ़ाऊँ। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने हिंदी का टेस्ट लिया है उसमें आप लोगों का एक ही बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आप लोगों ने। मैं कितनों को उत्तर दूंगी, कितनों को दे भी चुकी हूँ। तो उसका 9 नंबर प्रश्न कि व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि आपकी किताब में व्याकरण का 4 अंग दिया हुआ है। बच्चों, व्याकरण का 3 अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दूसरा शायद दिया होगा पद विचार। तो वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द है वो पद कहलाता है। उसके अंतर्गत उन लोगों ने 4 कर दिया है। तो आप लोगों ने 4 भी लिखा है। यदि तो आप दुखी ना हो, वो उसका देख लिया जाएगा क्या करना है नहीं करना है। हालांकि आपको 3 ही लिखना चाहिए था। खैर, जो भी। दूसरी बात, आपको मालूम है कि हम लोगों को, हमारे पास 3 किताब हम लोगों को हिंदी में पढ़ना है। कौन कौन सी? वसंत, व्याकरण और तीसरी एक और भी किताब है ना, भारत की खोज। भारत की खोज आज उसी से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को कोई भी शिकायत हो, कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं उत्तर दूंगी, लेकिन अनावश्यक एक ही बात बार बार ना पूछें। हाँ, एक बात और, एक किसी बच्चे ने बोला है कि मैम आप सारा वीडियो फिर से वीडियो का लिंक डालिए। वो संभव नहीं है। अगर आपको फिर से पूरा वीडियो देखना है, आप YouTube में जाइए, YouTube में सर्च कीजिए और वीडियो को पहली बात आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। उसमें हिंदी को जाने लिंक खोजिए, हिंदी को जाने मीरा मैम के साथ। अगर आप इसको खोजेंगे, आपको मेरा जितना भी आज तक मैं वीडियो बनाई हूँ सब कुछ मिलेगा। ठीक है? अब लगता है आप लोगों के पास जितना सवाल था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ। तो आगे देखो, आगे हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की खोज का पहला पाठ। भारत की खोज किताब आप जानते हो। अच्छा बच्चों, ये बताओ 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? सभी जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद हुआ था, इसका मतलब इसके पहले हम लोग गुलाम थे। आज़ाद हुआ था तो भारत को आज़ाद करवाने में किनका योगदान था? कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको याद करके हम लोग आज भी बाल दिवस मनाते हैं? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसी का हिंदी रूपांतर है भारत की खोज, जो आपको आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है। तो जब नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश को आज़ादी दिलाने में उनके बहुत सारा योगदान है, और उस क्रम में उनको बार बार जेल जाना पड़ा। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को कैद करके रखा गया था। कैद करके रखा गया था। अब समझो, किसी को कैद करके रखा जाना। आप अभी से सोचो, इस समय को हम लेते हैं जब लॉकडाउन है, पूरे भारत में लॉकडाउन है और आपको घर में रहना पड़ रहा है। घर में आपको हर सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं। आपके पास लैपटॉप और मोबाइल है, ज़रा उसको हटा दो अपने पास से। आप कल्पना करो, आपके पास लैपटॉप नहीं होता, आपके पास मोबाइल नहीं होता, टेलीविज़न नहीं होता, कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता, तब आप क्या करते? कल्पना करो, नेहरू जी जेल में थे और उनके पास ये सब कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने क्या किया?
कैसे अपना टाइम कैसे बिताए, वो कैसे अपने समय को प्रयोग में लाए और वो क्या करे। उनको वे बागवानी करने की सोचे कि चलो बागवानी कर लेते हैं, तो बागवानी करने के लिए भी मना कर दिया गया। तब उन्होंने क्या सोचा, तब उन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं हम लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। तो आप सोचो कि वो अपने मतलब क्या लीजर समय का बेकार जो समय किसी तरह समय गुजार रहे हैं, पार नहीं हो रहा है समय, टाइम पास करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कृति लिख दी। टाइम पास करते रहे और एक भारत की खोज नामक एक किताब उन्होंने लिख डाली। आप सोचो बच्चों, आपके पास तो बहुत ही समय है, बहुत समय है। आप समय का क्या उपयोग करते हो? आप उस समय को कोई किताब पढ़ सकते हो, कोई ड्राइंग बना सकते हो, कहानी किताब भी पढ़ो, उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, या कुछ ऐसा करो जो कि अच्छा हो आपके लिए। आप कभी सोचते हो कि हम अपने बेकार समय को प्रयोग में लाएं, उससे अच्छा कुछ बनाएं जिससे आपको भी संतुष्टि मिले और अच्छा लगे। तो आप देखो कि नेहरू जी के व्यक्तित्व से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर अपने समय का सही उपयोग करोगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। बार बार उनको जेल जाना पड़ा, जेल की यातना सहनी पड़ी। तो उसी का एक यहाँ पर है आपको दिया हुआ कि अहमदनगर का किला, पहला पाठ है, भारत की खोज का पहला पाठ है अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में जो उनको कैद करके रखा गया था वो उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, और यहाँ पर वे 20 महीने समय बिताए। जब वहाँ वो आए तो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ, लेकिन वहाँ पर जो आकाश उन्होंने देखा जो झिलमिला रहा था, जहाँ क्या था, पूर्णिमा आप समझते होंगे, जबकि रात बहुत अंधेरी रात नहीं होती है और बहुत सारा कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि रोशनी जली हुई हो। तो उसमें होता है दूज का चांद, शुक्ल पक्ष, दूज के चांद की तरह उनका स्वागत कर रहा था शुक्ल पक्ष। तो पक्ष होता है महीने में, महीना का 30 दिन जो होता है 15-15 दिनों में बांटा हुआ होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है जब पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा एक दिन पूरा चांद जिस दिन दिखता है वो पूरी पूर्णिमा का, वो दिन पूर्णिमा का होता है। फिर वो कम होते 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 फिर अंधेरा आने लगता है, तो होता है कृष्ण पक्ष। तो उस अहमदनगर के किले में नेहरू जी को पूरे समय का इसी तरह पता चलता था, पूरा 1 महीना कैसे बीता वो इसी तरह अंदाज लगा लिया करते थे। अब उसी प्रकार इसके बाद है वो एक और महत्वपूर्ण बात ये कि नेहरू जी को अहमदनगर के किले में रूम नंबर 8 में रखा गया था, और कब से कब तक वहाँ रहे थे? 1942 से 1945 तक नेहरू जी को वहीं अहमदनगर के किले में रखा गया था। तो इतने दिनों तक वो क्या करते, इतने दिनों तक उनका समय कैसे बीतता? अपने समय को बिताने के लिए आखिर वो करे क्या? जेल में कुछ तो काम है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि बागवानी करनी शुरू कर दी। बागवानी करते रहे। बागवानी में वो बागवानी कैसे करेंगे? मिट्टी को कोड़ना था, तो वहाँ की ज़मीन काफ़ी पथरीली थी। पथरीली ज़मीन होने के कारण और क्या हुआ, वहाँ जब जैसे ही उन्होंने कोड़ना शुरू किया वहाँ पर वो अवशेष निकलने लगे, कुछ किले और गुंबद और ये सारे उस वहाँ अवशेष निकलने लगे। तो वहाँ के अधिकारियों ने खुदाई का काम बंद करने को बोला। ये सब उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी जिसका उन्होंने यहाँ पर
जिसको यहाँ उन्होंने बताया है वो घटना है चांद बीबी की घटना। चांद बीबी एक बहुत ही सुंदर महिला थी जिन्होंने अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर लड़ाई की थी। किस लिए? इस किले को बचाने के लिए। और बाद में उसी के किसी अपने आदमी ने ही उसकी हत्या कर दी थी। खुदाई का काम बंद हो जाने के बाद नेहरू जी को लगा कि अब वो क्या करें, आखिर उनका समय बीते कैसे। तब उन्होंने क्या किया कि कुदाल हाथ से छोड़कर अपने हाथ में उन्होंने कलम उठा ली और लिखना शुरू कर दिया। लिखने में भी उनको लग रहा था कि क्या लिखें, अतीत के बारे में लिखें। इतिहासकार वे बहुत विद्वान अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत विद्वान तो था नहीं, मैं करूं क्या। के संबंधित अपने विचारों और क्रियाकलापों से संबंधित वे बहुत सारी बात लिखने की चाह थी उनके अंदर, और वो चाहते थे कि लिखें। इस तरह का इतिहास जो अपने विचारों से प्रभावित होता है वह क्या होता है, बहुत हद तक अतीत के बोझ से आदमी को, व्यक्ति को राहत देता है कि बहुत ज़्यादा वो माने उसको पढ़ के उबाऊ वो नहीं लगता है, पढ़कर तो आदमी को अच्छा लगता है। और अतीत का दबाव, अब एक इसका टॉपिक है अतीत का दबाव। जब वो लिखने की सोचे कि मैं कुछ लिखता हूँ तो उसमें क्या था कि उनको एक दबाव थी। दबाव कैसे? जब आप पुरानी सभ्यता के बारे में कोई लिखता है तो उसी को लेकर उसको चलना है, उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है उन्हें पुरानी परंपराओं, मतलब क्या, अगर पुराने इतिहास को लिखेंगे वो तो क्या लिखेंगे, वो मन में सोचते हैं कि मैं क्या लिखूंगा। पहले अतीत में जो भी हमने विजय प्राप्त की है, जो भी हमने क्या कहेंगे, जहाँ असफलता हासिल की है, जहाँ सफलता हासिल की है, वही कहानी लिख सकते हैं। मैं बता रही थी कि नेहरू जी क्या लिखना चाहते थे, हमारी विरासत क्या है, मैं किसे अपनी विरासत समझूं, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, या उन उल्लासों का जिसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों की शुरुआत युगों पहले हुई। अर्थात कि वो चाहते हैं कि मैं इस किताब में जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या लिखूँ। क्या मानव ने जो उपलब्धियाँ हासिल की वही लिखूँ, या जो भी उन्होंने अब पराजय हासिल किया वो लिखूँ। आखिर किस बात, आखिर हमारी विरासत क्या है, यही सब उनको उनका विरासत लगता है। और वो कहते हैं कि एक बात हम लोगों में क्या है, बहुत ही विशिष्ट है, बहुत अनोखी है। और व्यक्ति अगर मान लीजिए कि व्यक्ति अगर कुछ एक चीज़ ऐसा है जो सभी व्यक्तियों में है, सबको एक ही जैसा है, जो कि वो उनका कहना है कि हाड़ मांस का बना हुआ हर व्यक्ति है, और उसके में विशेष क्या है। तो जो हमारे एक बात हम लोगों में विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई हुई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। उनका कहना है कि जिस रक्त मांस से हमारा शरीर बना है वही हमारा वर्तमान रूप है, और उसी के आधार पर हमारा क्या होगा, भविष्य भी होगा। इन्हीं सब विशेषताओं पर विचार करते हुए वे उनके मन में विचार करते करते बहुत दिनों से उनके मन में यही विचार आता रहा कि लंबे समय से वे सोचते रहे कि हम इसी पर कुछ लिखते हैं, लिखना चाहते थे। वो तो लिख तो सकते हैं, पर इसकी जटिलता उनको क्या करती है, भयभीत करती है। और वो सोचते हैं कि मैं कितना भी लिखूं उन सारी बातों को, अतीत की बातों को, अतीत में जो छुपी हुई हमारी विरासत है उसको कितना भी मैं लिखूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, यानी नेहरू जी को ऐसा लगता है कि वो उसको पूरा नहीं लिख पाएंगे, बस मात्र उस विषय को बस छू पाएंगे, स्पर्श मात्र कर पाएंगे, और उस विषय का पूरा शायद वो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, जितना वो चाहते हैं।
जितना वो सोचते हैं कि हम और बहुत अच्छे तरीके से उसको उभार कर लिखे ताकि हर मनुष्य को समझ में आए, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन उनको लगता था कि शायद वो ऐसा न कर पाए। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि और भी साहित्यकारों जैसी शायद उनमें गुण उनको नज़र नहीं आते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा भारत की खोज, जिसको आप पढ़ रहे हो। ये पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। और मैं तुम लोगों को एक बात और बताऊं, व्याकरण में मैं जो भी देती हूँ ना आप लोगों को प्रश्नोत्तर, आप उसको कॉपी में लिखेंगे। और फिर मैं नोट्स दे रही हूँ। अब नोट्स के रूप में आप देख रहे हो ना, मैं दे रही हूँ, जो दूंगी वो आपको लिखना है। और फिर जो भी शब्द भंडार तो आपको किसी भी तरह से पढ़ना है। तो एक एक बीच में मैं असाइनमेंट के रूप में आपको, जैसे कि अभी मैं दी हूँ ना, अनेकार्थक शब्द जितना भी दिया है बच्चों, सब लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ आप 2 लिख कर छोड़ दोगे। फिर पर्यायवाची शब्द भी सिर्फ 2 ही नहीं लिखना है, जितना उसमें दिया है सारा कुछ कॉपी में लिखना है। और जो कुछ भी मैं दे रही हूँ नोट्स, आप उतना लिख लो और आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक होगा। और अगला टेस्ट भी मैं लूँगी, आपको बता दिया जाएगा कब और किस समय। ज़्यादातर भी तो हिंदी में यही बोला, और भी मैम का तो यही इंस्ट्रक्शन है कि जो लिंक होता है बहुत देर तक खुला रहता है। आप अब एग्ज़ाम आराम से अपनी परीक्षा दे सकते हो, इसकी अभी चिंता न करो। मैं जो आपको दे रही हूँ असाइनमेंट, जो पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए और सारा असाइनमेंट कॉपी में लिखा कीजिए। धन्यवाद।